हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी के भारी डिमांड पर खान सर की जो पॉकेट जी के बुक है, इसमें जितने भी चैप्टर है सभी चैप्टर को एक एक सेशन में कंप्लीट कराया जाएगा। यानी हम लोग प्रत्येक चैप्टर का एक महामैराथन लगाने वाले हैं। महामैराथन जो है 4 से 5 घंटा का रहने वाला है, जिसके तहत हम लोग एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे एक सेशन में। आप लोग का भारी डिमांड था कि सर आप जो है हमें चैप्टर बाई चैप्टर महामैराथन लाइए, ताकि जो है कम समय में पूरा बुक कवर हो जाए। तो आप लोग के भारी डिमांड पर मैंने इस चैनल पर फाइनली जो है लेकर आ चुका हूँ वो महामैराथन का क्लास। तो आप लोग इस सेशन में, ये महामैराथन वाले सेशन में पूरा एंड तक आप लोग को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और अपने दोस्तों को भी जोड़ने का प्रयास करना है, क्योंकि आप लोग के डिमांड पर मैंने ये सेशन को स्टार्ट किया है, जिसके तहत पूरा कंप्लीट बुक को हम लोग 5 से 6 दिन के अंदर निपटा देंगे। तो आप लोग को भी इस चैनल पर पूरा सपोर्ट दिखाना होगा। कहने का मतलब कि वीडियो को दूर दूर तक शेयर करना है, आपके जो है मित्रगण तक शेयर जरूर कर देना है। चलिए हम लोग फाइनली इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोग को थोड़ा बहुत बतला देता हूं कि कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आज का फर्स्ट महामैराथन का लेक्चर है। तो आज जो है हम थोड़ा बहुत आप लोग को बतलाऊंगा। तो देखिए, भारतीय इतिहास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो भारतीय इतिहास में सबसे पहले आज का सेशन जो लगने वाला है, ये प्राचीन भारत के इतिहास का महामैराथन लगने वाला है, जिसके तहत जितना भी चैप्टर है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पढ़ेंगे, प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, उसके बाद वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद महाजनपदों का उदय पढ़ेंगे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भगवत धर्म, शैव धर्म, शासक धर्म, उसके बाद ईसाई धर्म, उसके बाद इस्लाम धर्म पढ़ेंगे, पारसी धर्म, यहूदी धर्म, मगध राज्य का उदय, सिकंदर भारत में कब आया था उसके बारे में पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे, विदेशी आक्रमणकारियों का भारत में आगमन देखेंगे, उसके बाद गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद वाकाटक राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। इसी प्रकार हम लोग जितना यहाँ पर चैप्टर है सभी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे। महामैराथन लगने वाला है, प्राचीन भारत के इतिहास से जितना पॉइंट इस बुक में लिखा गया है सभी पॉइंट को हम लोग एक करके रिवीजन करने वाले हैं। उसके बाद अगले सेशन में आप लोग बताइएगा, मैं प्रयास करूंगा कि मध्यकालीन भारत का इतिहास को समाप्त किया जाए और उसके जो है अगले सेशन में आधुनिक भारत का इतिहास को खत्म किया जाएगा। यानी जो इतिहास का पार्ट है, ये तीनों पार्ट को जो है 3 गो अलग अलग सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो महामैराथन का चलने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं तीनों जो सेक्टर है, तीनों जो पार्ट है, ये बहुत ही अपने आप में बहुत बड़ा है। तो इसको एक पार्ट में पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, हमें भी पढ़ाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगा और आप भी पढ़ नहीं पाइएगा। तो हम लोग तीनों को अलग अलग बांट कर पढ़ेंगे। उसके बाद इतिहास खत्म हो जाएगा तो हम आ जाएंगे कहाँ पर, तो उसके पहले हम लोग विश्व का इतिहास भी देखेंगे, क्योंकि विश्व का इतिहास भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है तो आप लोग क्या करिए, आप लोग न पढ़िएगा, बट जिसके एग्जाम में पूछा जाता है वो जरूर पढ़ेंगे। विश्व का इतिहास भी आजकल हर एग्जाम में देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम लोग भारत का संविधान एक सेशन में पूरा कंप्लीट करेंगे। भारत के संविधान से रिलेटेड जितना भी पॉइंट इस बुक में लिखा गया है सभी को एक दिन में एक महामैराथन लगाकर हम लोग संविधान को भी खत्म करेंगे। उसके बाद भूगोल का 2 गो सेशन लगने वाला है, मैं पहले ही बतला दे रहा हूँ। एक में पढ़ेंगे हम लोग विश्व का भूगोल, जिसमें हम लोग को जो है अंतरिक्ष के बारे में भी पढ़ना है। तो यहाँ पर ब्रह्मांड, सौरमंडल के बारे में भी पढ़ना होगा। तो ये जो है एक सेशन लगेगा इसका, यानी विश्व का भूगोल का लगेगा। उसके बाद हम लोग एक सेशन में पढ़ेंगे भारत का भूगोल। तो 2 पार्ट में हम लोग भूगोल को पढ़ेंगे और एक पार्ट में हम लोग इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे एक पार्ट में। तो जिस प्रकार से मैं बतला रहा हूँ उसी प्रकार से ये सेशन चलने वाला है। तो आप लोग यदि चाहते हैं कि इस बुक को कंप्लीट रिवीजन करना, तो इस चैनल को अभी आप लोग सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी कह दीजिएगा कि इस चैनल पर खान सर का पॉकेट जी के बुक का रिवीजन चल रहा है। यदि आप लोग बिहार दरोगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं, या बिहार के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, या ऑल इंडिया के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग के लिए ये जो सेशन रहने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो के बीच में मत पूछिएगा कि ये जो बुक है हमारे फलाना एग्जाम के लिए बेस्ट है कि नहीं है। ये हर एग्जाम के लिए बेस्ट है जहाँ पर जी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब जो है आप लोग ये क्वेश्चन बार बार मत पूछिएगा, क्योंकि मैं शुरू में ही आप लोग को क्लियर कर दिया हूँ। आज का ये फर्स्ट लेक्चर है, तो थोड़ा सा शुरू में मैं समय लूँगा, उसके बाद क्लास को जो है कंटिन्यू रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि हम लोग साइंस में पढ़ेंगे, उस एक सेशन में पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में यानी भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा लेक्चर में हम लोग देखेंगे रसायन विज्ञान के बारे में और तीसरा सेशन में हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान के बारे में। उसके बाद हम लोग एक सेशन ले जाएंगे या जीव विज्ञान वाले सेशन में या फिजिक्स कोई एक में हम लोग इसको भी देख लेंगे, यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को देख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पर्यावरण एवं परिस्थिति को जो है दो जो अलग अलग है इसको हम लोग एक पार्ट में देख लेंगे। यानी हम लोग साइंस का जो सेशन है इसको हम लोग 3 पार्ट या 4 पार्ट में देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर का जो है साइड में रखेंगे, अंतिम में देखेंगे मिसलिनियस के साथ जो है संसद को जो है कंप्यूटर को देख लेंगे। तो कंप्यूटर को देखने से पहले हम लोग विविध पढ़ेंगे, क्योंकि विविध जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कंप्यूटर, खेलकूद और जो है पुरस्कार हम लोग एक साथ पढ़ेंगे एक सेशन में।
तो आई होप कि आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि हम लोग कैसे इस चैनल पर इस बुक को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोग को फिर से बतला देना चाहूँगा जो लोग को जानकारी नहीं है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं खान सर का जो पॉकेट जी के बुक है, पॉकेट जी के बुक यानी सामान्य ज्ञान का बुक खान सर के द्वारा लॉन्च किया गया था पिछले साल, और ये इस साल जो है ये नया एडिशन का बुक आया है। यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड रिवाइज्ड एडिशन लिखा गया है, यानी उसी में थोड़ा बहुत पॉइंट जो है अपडेट किया गया है और जो है और पॉइंट को ऐड भी किया गया है और हटाया भी गया है। तो ये नया बुक जो है इसको हम लोग कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी लोग क्या करेंगे, इस सेशन को अपने साथी के पास शेयर जरूर कर देंगे। तो आइए हम लोग आज के सेशन में क्या पढ़ेंगे। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। तो चलिए यहाँ से सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हम लोग पढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आप लोग को स्पष्ट तरीके से दिखाई देगा। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा वेरीफाई करूंगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सेशन जो है मान लीजिए रुक गया होगा तो ये भी प्रॉब्लम हो जाएगा कि हमने यहाँ पर पढ़ाया और आप लोग को प्रॉपर तरीके से तो सुना ही नहीं दिया। तो यहाँ पर पूरा जो है ओवीएस कंप्लीट है, पूरा प्रॉपर मेरा आवाज़ खींच रहा है, तो कोई यहाँ पर अब दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग महामैराथन लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर जो है साउंड भी जा रहा है आप लोग को। तो यहाँ पर मैं इसको फुल स्क्रीन में ले लेता हूँ। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, नो डिस्टर्ब। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो यहाँ पर देखिएगा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ते हैं। पहला पार्ट हो जाएगा पुरातात्विक स्रोत, दूसरा पार्ट हो जाएगा साहित्यिक स्रोत और तीसरा जो हो जाएगा विदेशी यात्रियों के विवरण। तो यहाँ पर पुरातात्विक स्रोत में देखिएगा तो इसमें भी 2 पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं। एक हो जाता है धार्मिक साहित्य और दूसरा हो जाता है लौकिक साहित्य। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, पुरातात्विक स्रोत के बारे में। तो पुरातात्विक स्रोत यहाँ से स्टार्ट होता है। तो पुरातात्विक स्रोत में भी हम लोग को बहुत चीज़ पढ़ना है। यहाँ पर देख सकते हैं पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अभिलेख के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा अभिलेख पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख हैं। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं पर उत्खनित हैं तथा अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। इतना पॉइंट याद रखिएगा। देखिए मैं आप लोग को पूरा जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये मैथरासन का क्लास है। यदि आप लोग को एक्सप्लेन करना होगा यानी हर क्वेश्चन के बारे में हमारे द्वारा भी आप लोग को ज्ञान चाहिए, तो आप लोग को जो पीछे से सेशन चल रहा है उसमें आप लोग को ज्वाइन होना होगा। अदरवाइज मैं जो बुक में लिखा गया है उसी को रिवाइज कराने वाला हूँ। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगजोकोई अभिलेख नामक स्थल से मिले। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नातस्य देवताओं के नाम मिलते हैं, जबकि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं जो 300 ईसा पूर्व के लगभग है। तो भारत में सबसे पुराना अभिलेख पूछेगा, सबसे प्राचीन अभिलेख पूछेगा तो आप लोग बताइएगा अशोक का अभिलेख हो जाएगा। ये कितने पुराना है, तो 300 ईसा पूर्व पुराना है। अगला पॉइंट है भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यवन राजदूत हेलियोडोरस का विसनगर से गरुण स्तंभ लेख प्राप्त होता है, जिसमें मध्य भारत के भगवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। अगला पॉइंट है दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सोहगौरा अभिलेख में मिलता है। अगला पॉइंट है एरण अभिलेख। तो एरण जो है ये कहाँ पर है, एरण मध्य प्रदेश में स्थित है। एरण से प्राप्त जो है 12 भगवान पर हुणराज तोरमाण का लेख अंकित यहाँ पर अंकित है तथा सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। तो आप लोगों से पूछेगा सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो आप लोग बताइएगा एरण अभिलेख से मिलता है, एरण से मिलता है। अगला पॉइंट है रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। उसके बाद अगला पॉइंट है डॉक्टर D.R. भंडाकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिख दिया। उसके बाद अगला पॉइंट है प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा से रचित शिलालेख प्रशासित। यहाँ पर देखिएगा प्रशासित, आप लोग यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पूरा जो है पूरा डिटेल में बतलाया गया है, यानी डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर बतलाया गया है। तो यहाँ इस तरफ लिखा गया है अभिलेख और यहाँ पर शासक एवं अभिलेखों की विशेषताएं लिखा गया है। तो हाथी गुफा अभिलेख, तो हाथी गुफा अभिलेख यहाँ पर कलिंग राज खारवेल से जिक्र है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा जूनागढ़ अभिलेख जो है इसी को हम लोग गिरनार अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। तो इस समय शासक कौन थे, तो रुद्रदामन
सुदर्शन झील के बारे में यहाँ से जानकारी मिलता है। कहाँ से? तो गिरनार अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख से। नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख से गौतमी पुत्र सतकर्णी तथा सतवाहनों की उपलब्धियां का जिक्र यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला अभिलेख जो है यह है प्रयाग स्तंभ अभिलेख। तो ये समुद्रगुप्त से रिलेटेड है और इनकी दिग्विजयों की जानकारी मिलती है, यानी समुद्रगुप्त की दिग्विजयों की जानकारी प्रयाग स्तंभ अभिलेख से मिलती है। उसके बाद अगला जो अभिलेख आता है इसका नाम है ऐहोल अभिलेख। इसके तहत आप लोग याद रखिएगा पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है ऐहोल अभिलेख। तो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ऐहोल अभिलेख से मिलता है। मंदसौर अभिलेख, तो मंदसौर अभिलेख ये मालवा नरेश यशोवर्मन से रिलेटेड है, आप लोग इतना पॉइंट याद रखिएगा। ग्वालियर अभिलेख यहाँ पर देखिएगा तो गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद अगला अभिलेख आता है भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, तो स्कंद गुप्त से संबंधित है। उसके बाद आता है देवपाड़ा अभिलेख, तो ये हो जाएगा बंगाल शासक विजयसेन के बारे में यहाँ पर जिक्र मिलता है। बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख से हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश मिलता है यहाँ से। तो यहाँ पर आप लोग इतना पॉइंट याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को और देखते हैं। तो यहाँ पर आता है बालाघाट एवं कार्ले अभिलेख, तो ये सातवाहनों की उपलब्धियां का जिक्र यहाँ पर देखने को मिलता है। और अगला अभिलेख है अयोध्या अभिलेख, तो यहाँ पर शुंगों की उपलब्धियों को दर्शाया गया है। तो अयोध्या अभिलेख में किस उपलब्धियों को दर्शाया गया है? तो शुंगों की उपलब्धियां का यहाँ पर जिक्र देखने को मिलता है। उसके बाद अगला अभिलेख आता है भरहुत अभिलेख, तो यहाँ पर शुंग नरेश शब्द खोदे हुए शुंगों द्वारा निर्मित यहाँ पर जो है पॉइंट देखने को मिलता है। और एरण अभिलेख आप लोग याद रखिएगा भानुगुप्त से संबंधित है, यहाँ पर सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। तो इतना पॉइंट आप लोग को हर हाल में याद रखना है। देखिए बुक में वही पॉइंट लिखा गया है जो आप लोग को हर हाल में याद रखना है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि आप लोग इस बुक का जितना भी पॉइंट लिखा गया है सभी को याद करने का प्रयास करिएगा, नहीं तो क्या होगा आप लोग सोचिएगा कि थोड़ा बहुत ही पॉइंट याद करके हम एग्जाम निकाल देंगे, तो आप लोग के ये दिमाग में गलत फहमी हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं जो जीएस है एक समुद्र है और समुद्र में आप लोग को तैरना जो है बहुत कठिन हो जाता है। कठिन का आप लोग तैर ही नहीं पाइएगा। तो आप लोग को वो समुद्र में से ये अमृत निकाल कर आप लोग के सामने रख दिया गया है, तो उस अमृत में भी आप लोग जो है खोज रहे हैं, पता ना क्या खोज रहे हैं, तो आप लोग जो है गलत दिशा में जा रहे हैं। तो आप लोग को कहने का मतलब कि जो जो पॉइंट लिखा गया है सभी पॉइंट को आप लोग को ध्यानपूर्वक याद भी करना है और ध्यानपूर्वक अभी आप लोग को रिविजन भी करना है। चलिए अगला टॉपिक आता है सिक्का। तो सिक्का के बारे में हम लोग यहाँ से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो अगला चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे? भारतीय इतिहास के स्रोत में हम लोग सिक्का को देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। पुराने सिक्कों तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बने होते थे, जबकि प्राचीनतम सिक्कों का आहत सिक्के कहा जाता है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। आप लोगों से डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है कि प्राचीन सिक्कों को और किस नाम से जानते थे, तो आप लोग कहिएगा आहत। इसी को साहित्य में कपार्षण कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर यवन शासकों ने लेख लिखने का कार्य किया था। तो ये भी पॉइंट आप लोगों से पूछा जाता है कि सिक्का पर जो है सबसे पहले किस वंशों ने लिखा सिक्का पर कुछ मतलब दर्शाया, तो आप लोग बतलाइएगा। ये यवन शासकों ने सबसे पहले सिक्कों पर लिखने का कार्य शुरू किया था। अगला पॉइंट आता है कनिष्क के सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है इंडो यूनानी तथा इंडो सिथरियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के हैं। प्रारंभिक सिक्के के अधिकतर चांदी के होते थे, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। ये सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। तो ये सिक्का किस टाइप का सिक्का था? तो पंचमार्क सिक्का था। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा। रोमन सिक्के अरिकमेडु से प्राप्त हुए, जो वर्तमान में पुदुचेरी है। तो रोमन सिक्के जो है पुदुचेरी के पास जो है अरिकमेडु से प्राप्त हुए हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली जो है ये नागर शैली कहलाती है, और तथा दक्षिण भारतीय मंदिरों की शैली जो है ये द्रविड़ शैली कहलाती है। जबकि दक्षिणायन
के वे मंदिर जिनमें नागर एवं द्रवण दोनों शैलियाँ का प्रयोग होता है वे वेसर शैली कहलाती है। तो आप लोग यहाँ से क्या याद रखिएगा, उत्तर भारत का जो मंदिर निर्मित होता है ये किस शैली के द्वारा निर्मित होता है, तो नागर शैली। और दक्षिण भारत का जो मंदिर बना होता है ये द्रविड़ शैली, और दोनों का मिक्स जो बना होता है इसको हम लोग कहते हैं वेसर शैली। वेसर शैली में हो जाएगा द्रविड़ शैली भी शामिल रहेगा और नागर शैली भी शामिल रहेगा। इतना पॉइंट आप लोगों को हर हाल में याद रखना है। अगला पॉइंट आ जाता है कुषाण काल। तो कुषाण काल गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियां निर्मित की गई, जनसाधारण के धार्मिक आस्थाओं और मूर्तिकला का ज्ञान मिलता है यहाँ से। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा, भरौत, बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्तिकला में जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा, लिखा गया है अजंता गुफा में उत्कीर्ण माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों की शाश्वतता सर्वकालिक है, जिससे गुप्तकालीन कलात्मक और तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। तो चलिए अगला हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट यहाँ अगला जो है टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, ये कौन सा है, तो ये साहित्यिक स्रोत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा, तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे ये कौन सा स्रोत था, तो ये पुरातात्विक स्रोत था। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पर क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर देखिएगा साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। साहित्यिक स्रोत खत्म होगा तो हम लोग विदेशी यात्रियों के विवरण हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, साहित्यिक स्रोत। तो आइए हम लोग साहित्यिक स्रोत के बारे में यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है वैदिक साहित्य के बारे में। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, इसके अंतर्गत वेद तथा उससे संबंधित ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य, स्मृति आदि हैं। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ जो है ये ज्ञान है। तो वेद का शाब्दिक अर्थ आप लोगों से पूछ लेगा, तो वेद का अर्थ क्या, वेद का मतलब क्या होता है, ज्ञान होता है। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति भी कहा जाता है। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि जो कृष्ण देवपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद कुल 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। तो ये चारों वेदों में सबसे पुराना वेद पूछेगा तो आप लोग बताइएगा हो जाएगा ऋग्वेद, और सबसे न्यूनतम यानी सबसे लेटेस्ट जो वेद हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, सबसे अंतिम में जोड़ा गया वेद कौन सा हो जाएगा, तो अथर्ववेद हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद यानी यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ऋग का अर्थ छंदों तथा चरणों से मुक्त तंत्र होता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं तथा विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र हैं। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ये पॉइंट याद रखिएगा, 9वें मंडल में आप लोगों से पूछेगा कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख मिलता है, तो आप लोग बताइएगा सोम देवता का उल्लेख मिलता है। तो इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। आप लोगों से पूछेगा तीसरे मंडल में किसका जिक्र होता है, तो आप लोग बताइएगा सावित्री को समर्पित है, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। तो इस प्रकार से आप लोग को मंडल भी याद रखना है। तो टोटल ऋग्वेद में कितने मंडल है, 10 मंडल है, 128 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ है। यहाँ पर देखिएगा बाद में जोड़े गए 10वें मंडल में पहली बार क्षुद्रों का उल्लेख किया गया, जिसे पुरुष सूक्त कहा गया, जिसके अनुसार 4 वर्ग यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र आदि पुरुष जो है ब्रह्मा के क्रमशः मुख्य, भुजा, जंघाओं, चरणों से उत्पन्न हुए। और ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋचाओं यानी मंत्रों की रचना की गई है। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि ये आप लोग को जो है स्टैटिक का भी क्वेश्चन बन जाएगा, यानी करंट का भी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा गया है यजुर्वेद। यजु का अर्थ होता है यज्ञ, और यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। वैदिक मंत्रों के संग्रह यजुर्वेद में बताए गए हैं। यह वैदिक अनुष्ठान से संबंधित है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित अथर्वयु कहलाता है।
एक ऐसे वेद हैं जो गद्य और पद्य दोनों शैलियों में हैं। यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान है। तो यजुर्वेद का कर्म कांड क्या है? प्रधान है। ये पॉइंट याद रखिएगा। यजुर्वेद जो है दोनों गद्य और पद्य में लिखा गया है, यानी ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। दोनों शैलियों में ये लिखा गया है, गद्य और पद्य में। इसके दो भाग होते हैं। किसके? तो यजुर्वेद के। यजुर्वेद के दो भाग होते हैं। एक पहला कौन हो जाएगा? तो कृष्ण यजुर्वेद, और दूसरा हो जाएगा शुक्ल यजुर्वेद। चलिए हम लोग अगला वेद को देख लेते हैं, जिसका नाम है साम वेद। तो साम वेद यानी साम का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान या संगीत। तो इसमें मुख्यतः यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों यानी ऋचाओं का संकलन है। इसके मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो आप लोगों से पूछिए एग्जाम में पूछ लेगा कि भारतीय संगीत का जनक कौन कहलाता है। आपके ऑप्शन में रहेगा ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो आप लोग वहाँ पर बताइएगा सामवेद हो जाएगा। तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक के नाम से भी जाना जाता है। सामवेद में कुल 5875 ऋचाएँ हैं, यानी मंत्र हैं, जिसमें 75 से अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई है। यानी जो 1875 ऋचाएँ हैं, जिसमें 75 से अतिरिक्त यानी 75 को छोड़कर बाकी सभी जो है ऋग्वेद से ली गई है। अवेद गंधर्व वेद इसकी प्रमुख शाखाएं जो हो जाएगा, ये हो जाएगा कौथुमीय हो जाएगा, जैमिनीय और राणायनीय हो जाएगा। अगला पॉइंट है, अगला यहाँ पर देखिएगा, अगला जो वेद है ये हो जाएगा अथर्ववेद, जो कि नवीनतम वेद है। अथर्वा नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा हैं। इन्हीं के नाम पर इसे अथर्ववेद कहा गया तथा इसके दूसरे दृष्टा रचिता अंगिरस ऋषि थे। इसे अथर्वागिरस वेद भी कहा जाता है। इसे भैषज वेद भी कहते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, अदरवाइज उतना आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इस वेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जामिनर पूछ लेता है कि वो कौन सा वेद है जहाँ पर सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख देखने को मिलता है। तो आप लोग बताइएगा, वो हो जाएगा अथर्ववेद। इसकी रचना सबसे अंत में हुई। इसमें कुल 20 कांड, 731 सूक्त और 5987 मंत्र हैं, यानी ऋचाएँ हैं। इसमें लगभग 1200 मंत्र जो है ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को कवर करते हैं। तो आई होप कि जितना मैं पॉइंट बताया हूँ सभी पॉइंट आप लोग को एक एक करके क्लियर पता चलते चला गया होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं, उसके बाद ब्राह्मण साहित्य को स्टार्ट करेंगे। तो मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग को स्पष्ट दिखाई देगा, तो आप लोग को यहाँ पर रिविजन करने में भी मन लगेगा। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, यह भौतिकवादी वेद है। इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें जादू टोने टोटके का उल्लेख किया गया है। इसमें चिकित्सा पद्धति व औषधियों का उल्लेख किया गया है। इसका उपवेद शिल्प वेद है। तो आप लोग याद रखिएगा, और अथर्ववेद का उपवेद पूछेगा तो शिल्प वेद आप लोग याद रखिएगा। इस वेद में आर्य एवं जो है अनार्य सभ्यता एवं संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। चारों वेदों एक एक उपवेद भी हैं। चारों वेदों के एक एक उपवेद भी हैं। यहाँ पर देखिएगा ऋग्वेद का उपवेद जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? यजुर्वेद हो जाएगा। सामवेद का उपवेद क्या हो जाएगा? तो गंधर्ववेद हो जाएगा। और यजुर्वेद का उपवेद क्या हो जाएगा? धनुर्वेद। और अथर्ववेद का तो अभी हम लोगों ने याद रखा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हम लोगों ने अभी देखा क्या हो जाएगा? शिल्प वेद। तो क्या हो जाएगा? अथर्ववेद का उपवेद आप लोगों से पूछेगा तो आप लोग क्या बताइएगा? शिल्प वेद। तो इतना पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। चलिए अब हम लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं ब्राह्मण साहित्य के बारे में। तो ब्राह्मण साहित्य को पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत मैं जो है थोड़ा समय लूँगा। आप लोग इसको पढ़िए, उसके बाद में आप लोग उसको कंटिन्यू क्लास करके दूंगा। तो सभी लोग पढ़िए ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में।
चलिए हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ को भी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को क्या पढ़ना है, ब्राह्मण साहित्य के बारे में। इनकी रचना वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने हेतु सरल गद्य में की गई। ब्रह्मा का अर्थ यज्ञ है, अंतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम व प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ ब्राह्मण में गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं के नाम का उल्लेख भी है। यहाँ पर देखिएगा ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है, यहाँ इधर वेद लिखा गया है, यहाँ पर देखिएगा उपनिषद लिखा गया है, उपवेद और ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा ऋग्वेद का उपनिषद क्या हो जाएगा, ऐतरेय और कौस्तुकी हो जाएगा, इसका उपवेद यजुर्वेद हो जाएगा और इसका ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा ऐतरेय एवं कौस्तुकी ब्राह्मण। उसी प्रकार आप लोग यजुर्वेद को देखिएगा तो इसका जो उपनिषद हो जाएगा कठ है, यहाँ पर देखिएगा सर्वेस्तावर इस तैतरेय, या उसके बाद जो है यहाँ पर क्या लिखा गया था, यहाँ पर मैत्रायणी लिखा गया है। तो मैत्रायणी, बृहदारण्यक, आप लोग ये सभी पॉइंट। तो साथियों यहाँ पर देख सकते हैं टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैंने यहाँ पर बहुत सारा पॉइंट आप लोग को बतला चुका हूँ, बट आप लोग का जो है क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, यानी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। मैंने पीछे का देखा तो केवल जो है यहीं तक जो है रिकॉर्ड हो पाया है, यानी ब्राह्मण ग्रंथ तक ही यहाँ पर रिकॉर्ड हो पाया है। तो हम क्या करेंगे, फिर से ब्राह्मण ग्रंथ के आगे पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए मैं फिर से एक बार जो है ब्राह्मण ग्रंथ के आगे मैं आप लोग को रिविजन करके बतला रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप लोग रुक जाइएगा, क्योंकि ये सभी पॉइंट मैं पढ़ा चुका हूँ और क्लास जो है रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया था ओबीएस में। तो कोई नहीं, हम लोग फिर से एक बार देख लेंगे, क्योंकि हम लोग जितने बार प्रयास करेंगे उतना ही हम लोग का क्या होगा और कंठस्थ हो जाएगा। तो जितना क्वेश्चन हम लोग बार बार रिविजन करेंगे उतना ही वो कन्फर्म याद होता है। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको डिलीट कर लेता हूँ, जो भी यहाँ पर लाइनिंग खींचा गया है, तब जो है हम लोग देखेंगे पूरा बेहतरीन तरीके से। तो यही होता है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ फॉल्ट आता रहता है। ज़्यादा हम लोग लंबा सेशन लेते हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ फॉल्ट आता रहता है। तो मैं आप लोगों से थोड़ा बहुत जो है हेल्प भी चाहता हूँ, बट नहीं छोड़िए, कुछ हेल्प नहीं, आप लोग केवल जो है इस चैनल पर ही आप लोग सहायता बनाए रखिए, उससे हमको बेसिक कुछ नहीं चाहिए। मैं आप लोग को जो बोलिएगा उस बुक को रिवीजन करके यहाँ पर देने वाले हैं। तो अभी जो हम फिलहाल देख रहे हैं ये पॉकेट जी के बुक देख रहे हैं, पॉकेट जी के बुक हो जाएगा, उसके बाद ही आप लोग डिमांड करिएगा कि इस बुक का रिविजन कराया जाए, अभी कुछ नहीं बोलिएगा। चलिए यहाँ पर जो है पूरा क्लीन हो चुका है। चलिए हम लोग एक बार फिर से कंटिन्यू यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहीं से जो है ब्राह्मण ग्रंथ से ही फंस गया था, जिसमें हमने देखा कि यहाँ पर सामवेद तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सामवेद से देखिएगा यहाँ पर सामवेद का जो है उपनिषद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा छंदोग्य और केन हो जाएगा, और यहाँ पर उपवेद क्या हो जाएगा, गंधर्व वेद हो जाएगा, और अथर्ववेद का उपवेद आप लोग याद रखिएगा शिल्पवेद हो जाएगा। तो इतना आप लोग को पॉइंट याद रखना है। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, तब जो है आप लोगों को क्लीन तरीके से दिखाई देगा। चलिए दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए अब हम लोग देखेंगे आरण्यक साहित्य। एक बार रुक जाइएगा, मैं फिर से चेक कर लूँ, पता ना फिर जो है रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा होगा। तो एक बार देख लेता हूँ। हेलो चेक प्रॉपर जा रहा है, चलिए ठीक है। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया पहला पॉइंट, इसकी रचना जंगलों में पढ़ाने जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता है। यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है, जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ज्ञान के विषयों का वर्णन किया गया है। आर्णय कुल 7 हैं, जिसमें आप लोग याद रखिएगा, पहला हो जाएगा ऐतरेय, दूसरा हो जाएगा सांख्यायन, तीसरा तैत्तरीय, चौथा मैत्रायणी और पांचवा मंदायनी, और उसके बाद तथ्यकार और छंदोग्य। इतना आप लोग को याद रखना है। उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है उप मतलब होता है समीप, नि मतलब होता है निष्ठापूर्वक, सद मतलब होता है बैठना, अर्थात गुरुओं के समीप निष्ठापूर्वक बैठना, इसी को हम लोग उपनिषद कहते हैं। इसे वेदांत भी कहा जाता है, यानी उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है, क्योंकि यह वेदों का अंतिम भाग है। इनका संबंध दर्शन शास्त्र से है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी गई है, किंतु प्रमाणिक उपनिषद 12 ही है। तो उपनिषदों की कुल संख्या कहेगा तो आप लोग कहिएगा 108, लेकिन प्रमाणित रूप से पूछेगा तो आप लोग केवल 12 ही बतलाइएगा। यहाँ पर देखिएगा 12 उपनिषद का नाम आप लोग याद रखना चाहते हैं तो रख लीजिएगा। पहला हो जाएगा इस, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, और तीसरा हो जाएगा तैत्तरीय, उसके बाद ऐतरेय, छंदोग्य, श्वेताश्वर, और यहाँ पर कौस्तुकी और बृहदारण्यक। तो ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा।
अगला है शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषदों का भाष्य जो है लिखा। कंठोपनिषद में यम व नचिकेता का संवाद है। छंदोग्य उपनिषद में बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत व श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो सत्यमेव जयते है, ये भी मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ये न जाने कितना बार एग्जामिनर ये क्वेश्चन को पूछा गया है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो आप लोग क्या बताइएगा, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो मुंडको उपनिषद आप लोग बताइएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पर अगला पॉइंट देखिएगा, जबालूनुषद में चारों आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ऐतरेय उपनिषद में बौद्धिक धर्म का अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख है। बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि पुनर्जन्म का सिद्धांत एवं याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन भी मिलता है। अगला पॉइंट आता है वेदांत। तो वेदांत के बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। वेदांत वैदिक साहित्य को समझने हेतु इसकी रचना की गई। इनकी संख्या 6 है। उसके बाद देखिएगा पहला में आप लोग देखिएगा, जिस पहला है शिक्षा, यानी वेदांत वैदिक साहित्य को समझने के लिए इसकी रचना की गई है, जिसकी संख्या टोटल 6 है। तो पहला इसमें देखिएगा शिक्षा, वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ। उसके बाद आता है कल्प। ये ऐसे कल्प होते हैं जिसमें विधि एवं नियम का उल्लेख मिलता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है व्याकरण। इसमें नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रयोग, समासों एवं संधि आदि के नियम बताए गए हैं। और चौथा पर आप लोग देखिएगा निरुक्त, शब्दों की उत्पत्ति शास्त्र है। यह एक प्रकार का भाषा विज्ञान है। अगला पॉइंट आता है यहाँ पर छंद। वैदिक मंत्र प्राय छंदबद्ध है, तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। छंद शास्त्र पर पिंडक मुनि का ग्रंथ छंद सूत्र उपलब्ध है। अगला अंतिम जो आता है यहाँ पर देखिएगा ज्योतिष। इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। ज्योतिष में कुल 44 श्लोक है। सबसे प्राचीनतम जो है ये आचार्य मगध मुनि है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसको क्या कर रहे हैं, हम दोबारा पढ़ रहे हैं तो कोई नहीं, हम लोग देख लेंगे। इसको थोड़ा सा कॉलम का साइज में यहाँ पर जो बोल्ड कर लेता हूँ, थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ, ताकि आप लोग को पेन जहाँ चलेगा वहाँ ध्यान केंद्रित होगा। यहाँ पर देखिएगा सूत्र में देखिएगा लिखा गया, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का वर्णन किया गया है। ऐसे सूत्र जिसमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कल्प सूत्र कहलाते हैं। कल्प सूत्रों की 3 भाग है। पहला भाग देखिएगा श्वेत सूत्र हो जाएगा, स्रोत सूत्र हो जाएगा। इसमें जो हो जाएगा यज्ञ संबंधी नियम मिलता है। और यहाँ पर देखिएगा गृह सूत्र, तो लौकिक एवं परलौकिक कर्तव्यों का विवेचना यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को देखते हैं। यहाँ तक पॉइंट जो हम लोग देख चुके थे, स्मृति साहित्य से हम लोग देखना था, ताली जो है यहाँ पर टेक्निकल फॉल्ट हमको लगने लगा कि आ चुका है, तो उसके वजह से मैंने चेक किया तो सही में यहाँ पर वीडियो जो है रिकॉर्ड होना बंद हो गया था। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है धर्म सूत्र, धार्मिक साहित्यिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का विवेचन है इसमें। अगला पॉइंट देखिएगा लिखा गया प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बोधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है। उसके बाद पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन, आख्यान होता है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराणों की रचना लोमहर्ष एवं अग्रसर्वा ने की। 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुके थे। ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगला पॉइंट है अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। एक पहला देखिएगा मार्कंडे, दूसरा हो जाएगा ब्रह्मा, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य। मत्स्य जो है सबसे प्राचीन पुराण है, यानी सबसे पुराना पुराण है। वायु पुराण गुप्त वंश, विष्णु पुराण मौर्य वंश और मत्स्य पुराण जो है आंध्र सातवाहन से संबंधित है। मत्स्य, वायु, विष्णु, भागवत, ब्रह्मा पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। तो इतना पॉइंट याद रखिएगा। अगला पॉइंट आता है सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम जो है पाजिटोर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को पढ़ा। पुराण संबंध
वंश, पुराण संबंधी वंश यहाँ पर देखिएगा, तो पुराण संबंधित वंश यहाँ पर मत्स्य, सुग और सातवाहन वंश और विष्णु, मौर्य, वायु, गुप्त वंश, ये सभी हो जाएगा। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्म सूत्र संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो वेद, उपनिषद, पुराण और धर्म सूत्र जो है ये सभी जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगला पॉइंट आता है वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। तो इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग को यहाँ से पढ़ना है स्मृति साहित्य। तो स्मृति साहित्य यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग थोड़ा सा पढ़िए। थोड़ा सा मैं गला फ्रेश कर लेता हूँ, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, उसके बाद जो है क्लास को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। तो स्मृति साहित्य से आप लोग पढ़िए, इसको पढ़िए, एक बार अपने लेवल पर इसको रिविजन करिए सभी लोग। आप लोग जल्दी जल्दी पढ़िए इस बुक से जितना पॉइंट लिखा गया है स्मृति साहित्य के से रिलेटेड सभी पॉइंट को पढ़िए सभी लोग। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, यानी यहाँ से हम लोग कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं स्मृति साहित्य से। यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा मनु स्मृति। तो प्राचीनतम स्मृति शुंग व सातवाहन वंश की जानकारी जर्मन दार्शनिक जो है नृत्य से कहलाता है। बाइबल को जला दो, मनु स्मृति को अपनाओ। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा, बाइबल को जला दो और मनु स्मृति को अपनाओ। यहाँ पर देखिएगा टीकाकार के द्वारा क्या कहा गया था, भारुचि, मेधातिथि, गोविंदराज और कुलुक भट्ट, ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। इससे हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या बताना चाह रहा है। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है याज्ञवल्क्य स्मृति। इसमें जो है टीकाकार विश्वरूप और विज्ञानेश्वर और उसके बाद देखिए कि लिखा गया है अपरार्क के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। और अगला पॉइंट है नारद स्मृति। नारद स्मृति में इसमें जो है दासों की मुक्ति का उल्लेख मिलता है। और कात्यायन स्मृति में यहाँ पर देखिएगा तो इसमें आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख मिलता है। तो एक बार इसको अपने लेवल पर जरूर पढ़ लीजिएगा। आई होप कि सभी लोग पढ़ भी लिए होंगे, क्योंकि टाइम मैं दिया था आप लोग को पढ़ने के लिए। यहाँ पर देखिएगा वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य में देखिएगा सबसे प्राचीन जो है बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। यह पाली भाषा में रचित है। त्रिपिटक फर्स्ट में देखिएगा, त्रिपिटक में पहला देखिएगा ये विनय पिटक हो जाता है, दूसरा में सुत पिटक और तीसरा में अभिधम पिटक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर इन्हें 3 भागों में बांटा गया। इन त्रिपिटकों की रचना बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुई। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत व कहानियों का संग्रह है। हिनवान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ उल्लेखित है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं जैन साहित्य के बारे में। तो जैन साहित्य को आगम या सिद्धांत कहा जाता है। यह प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग है, जिसमें 12 अंग और 12 उपांग, 10 परिकीर्ण और 6 जो है छेद सूत्र है, 4 मूल सूत्र है और अनुपयोग सूत्र व नंदी सूत्र की गणना की जाती है। तो इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा।
आइए हम लोग आगे के पॉइंट को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है। यहाँ पर देखिएगा पहला पॉइंट में भगवती सूत्र में महावीर के जीवन की शैलियों पर प्रकाश पड़ता है। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद्र कीर्त परिशिष्ट परवल है, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आप लोग को जो है शब्द पढ़ने में, उच्चारण करने में थोड़ा बहुत इधर उधर लग रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मेरा गला बैठा जा रहा है और जीभ जो लटपटा रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर आप लोग को शब्द जो है मिसमैच यहाँ पर सुनाई दे रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अपने लाइन बाय लाइन पढ़ते चलिएगा आप लोग भी। चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं लैखिक साहित्य। लैखिक साहित्य और अन्य साहित्य को भी हम लोग देखेंगे। चलिए सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र का किया जाता है। अर्थशास्त्र भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है। इसकी रचना कौटिल्य यानी चाणक्य ने की। यह 15 जो है अधिकरण व 180 प्रकरण में विभक्त है। यह मौर्यकालीन इतिहास व राजनीतिक के ज्ञान के लिए अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीरी व कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी का है। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, राजतरंगिणी का जो बुक है किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप लोग बताइएगा कल्हड़ के द्वारा। इसमें 8 सर्ग है, 8 सर्ग है जिन्हें तरंग कहा गया है। इसमें कश्मीर के शासकों का वर्णन है और संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, एक ज्योतिष ग्रंथ है गांगी साहित्य। इसमें भारत पर होने वाले यमन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रथम पुस्तक है जिसके लेखक पाणिनि है। तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन हो जाएंगे, तो पाणिनि। इसमें पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ, जिसमें मौर्य से पूर्व का इतिहास तथा मौर्य काल के राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, 13वीं शताब्दी के आरंभ में अरब लोगों ने अरबी में सिंधी का इतिहास लिखा, जिसका फारसी अनुवाद चर्चनामा नामक पुस्तक में है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगला पॉइंट आता है विदेशी यात्रियों के विवरण। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था शुरू में, यहाँ पर देखे थे हम लोगों ने क्या क्या पॉइंट देख चुके थे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने क्या देख लिया, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। अब हम लोग क्या देखेंगे, विदेशी यात्रियों का वर्णन। तो विदेशी यात्रियों का वर्णन अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है अंतिम चरण यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा है, तीनों पार्ट का अंतिम चरण हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो चलिए कोई नहीं, हम लोग पढ़ते हैं। चला गया। हाँ, यहाँ से हम लोग को पढ़ना है विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण में फर्स्ट पॉइंट में देखिएगा, विदेशी यात्रियों से मिलने वाला प्रमुख जानकारी यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है। भारत में आने वाले जो है वाले विदेशी यात्रियों एवं उल्लेखों के विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास को जानने में सहायता मिली, जिनमें अनेक यूनानी, रोमन, अरबी और चीनी यात्री सम्मिलित है। चलिए हम लोग देख लेते हैं वो कौन कौन से विदेशी यात्री थे जो भारत आए थे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यूनानी यानी रोमन लेखक के द्वारा। तो यहाँ पर देखिएगा, भारतीय स्रोत से हमें सिकंदर के आक्रमण की कोई जानकारी नहीं मिलती, इसीलिए हमें यूनानी स्रोत पर ही आश्रित रहना पड़ता है। सिकंदर के समकालीन एक भारतीय राजा सेंट्रोकोट्स का नाम मिलता है, जो यूनानी लेखकों जो है स्ट्रोबो व जस्टिन ने किया। एरियन तथा यहाँ पर देखिएगा लुटांके ने इसे एंड्रोकोटस तथा फिलार्क्स ने सेंट्रोकोटस के नाम से उल्लेख किया। अस्ट्रेबो डियोडोरस, प्लिनी और एरियन नामक यूनानी विद्वान क्लासिकल लेखक के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा टेसियस, यह ईरानी राजवैद्य था।
हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। तो ये तो सभी लोग जानते हैं, हेरोडोटस यानी हिस्ट्री का फादर कहा जाते हैं। अपनी पुस्तक हिस्टोरिका, यानी हेरोडोटस का पुस्तक का नाम भी याद रखिएगा, हिस्टोरिका, हेरोडोटस हिस्टोरिका पुस्तक 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी। भारत फ्रांस संबंध का वर्णन हिस्टोरिका में मिलता है। अगला पॉइंट आता है निरियाकस, अनिसिक्रियस्टस और अरस्टोबुल्स। यहाँ पर नाम भी इन लोग का जो है अटपटाहीन देखने को मिलता है। ये सभी लेखक सिकंदर के समकालीन व इनका विवरण अधिक प्रमाणिक व विश्वसनीय था। टालमी दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। टालमी की जो है जियोग्राफी व पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी नामक पुस्तक लिखी। अगला पॉइंट देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है डायोनिसियस मिस्र नरेश टाइलेमी फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में आया था। उसके बाद अगले नाम आता है डाइमेकस जो है यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, उसके वजह से भी यहाँ पर थोड़ा गलत पढ़ा जा रहा है, तो कोई नहीं, हम लोग देख लेते हैं। अगले नाम क्या आता है तो डाइमेकस सीरियाई राजा एंटीओकस फर्स्ट के राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में 14 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। इसकी पुस्तक इंडिका से मौर्यकालीन समाज व संस्कृति के बारे में बताया गया है। अगला नाम आता है प्लिनी, इसकी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका, यह एक लैटिन भाषा में है जिसमें भारत व इटली के मध्य होने वाले व्यापार, वनस्पति व खनिजों का जिक्र देखने को मिलता है। अगला पॉइंट आता है चीनी यात्री में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो यात्रियों के विवरण देखिए तो भारत आने वाले अधिकांश चीनी यात्री बौद्ध मता यूनानी थे, इसमें प्रमुख है, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित ही जो है चीनी यात्री भारत आ रहे थे अधिकतर। सबसे पहले आया था फायान, यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 300, जिनका कार्यकाल याद रखिएगा 375 से 415 ईस्वी तक था, के दरबार में आया। भारत 399 से 414 ईस्वी तक उसने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। उसने गुप्तकालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक स्थिति का विवरण दिया। उसके बाद अगले नाम आता है ह्वेन सोंग का। तो 7वीं सदी में हर्ष के शासन काल में भारत आया। वह भारत में 16 वर्षों तक रहा। 6 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उसका यात्रा विवरण शिवकी नामक से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण है, जो हर्षकालीन भारतीय स्थिति जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। उसके बाद आता है विन ली, इसके द्वारा लिखित ह्वेन सोंग की जीवनी से भी हर्षकालीन इतिहास का वर्णन ज्ञात होता है। उसके बाद अगले नाम आता है मा त्वान लिन, हर्ष के पूर्व अभियान का विवरण यहाँ से देखने को मिलता है। उसके बाद अगले नाम आता है इत सिंह। तो 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले इस चीनी यात्री ने नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय की भारत स्थिति का वर्णन किया। अगले नाम आता है सुंग युग, यह 518 ईस्वी में भारत आया। अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां जो है एकत्रित किए। उसके बाद अगला जो देश का नाम आता है ये अरबी लेखक। तो अरबी लेखक क्या लिखते हैं, कौन कौन जो है आए थे भारत, तो अलबरौनी 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया। अलबरौनी अपनी पुस्तक तहकीक ए हिंदी यानी किताब उल हिंद अर्थात भारत की खोज में राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज पर सुंदर प्रकाश डाला। अलबरौनी महमूद द्वारा बंदी बनाया गया। बाद में उनकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे राजा ज्योतिषी बना दिया गया। यह रवीना यानी उज्बेकिस्तान का था। अगले नाम आता है सुलेमान यानी 9वीं शताब्दी में भारत आया। तत्कालीन प्रतिहार शासकों और पाल शासकों के विषय में लिखा। उसके बाद अगले नाम आता है अलमसौदी यह 10वीं सदी में बगदादी यात्री अलमसौदी भारत में आया। यह राष्ट्रकूट व प्रतिहार शासकों की जानकारी देता है यहाँ से।
उसके बाद आता है इब्न बतूता। इसने अपना यात्रा जो है वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा, जिसे रेहाला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में यानी 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इससे प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश नियुक्त किया। अगले हम देखते हैं अन्य देशों के जो है राइटर कौन कौन भारत आए थे। तो तारानाथ एक तिब्बती लेखक हैं। इसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद अगला नाम आता है मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्यस देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। चलिए यहाँ पर देखते हैं प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत यहाँ से स्टार्ट होता है। तो प्राचीन भारत का हम लोग क्या देखेंगे, इतिहास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है आप लोग परिचय देखिएगा। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ ताकि हम लोग को आइडिया लगे कि किस तरह से जो है हम लोग को पढ़ना है। तो प्राचीन भारत यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें हम लोग को क्या पढ़ना है। प्राचीन भारत में सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। उसके बाद प्रागैतिहासिक काल को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद इसी प्रकार से यानी सभी पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ते चलेंगे। यहाँ पर थोड़ा आज जो है सेशन में लग रहा है कि फॉल्ट चल रहा है, बार बार क्लास रुक जा रहा है। तो हो सकता है कि आज का जो ये लेक्चर है 2 पार्ट में हम लोग को देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा पढ़ना भी है और जो है ये सेशन जवाब भी दे रहा है, यानी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है पीसी में, जिसकी वजह से क्लास बार बार रुक जा रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज फर्स्ट डे था तो सभी लोग को जो है इस सेशन के माध्यम से जानकारी चल जाएगा कि इस चैनल पर हम लोग क्या करेंगे। एक मैराथन स्टार्ट किए हुए हैं। ये जो है सभी चैप्टर को एक करके हम लोग क्या करेंगे, निपटाने का प्रयास करेंगे। तो आज का सेशन थोड़ा सा छोटा तो हो गया, जिसके जो वादा किए थे शुरू में वो तो पूरा नहीं हो पाया, बट सेकंड पार्ट में हम लोग पूरा कंप्लीट जरूर कर लेंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि जो मैं पॉइंट बताऊँ सभी पॉइंट आप लोगों को क्लियर तरीके से समझ में आ चुका है। थोड़ा बहुत भी आप लोग के मन में डाउट रह जाता है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो हम लोग को आगे के सेशन में कहाँ से पढ़ना है, यहाँ से प्राचीन भारत से हम लोग को क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो प्राचीन भारत से स्टार्ट करेंगे। आप लोग को पीडीएफ चाहिए इस बुक का, तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आप लोग को जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। पीडीएफ डाउनलोड करके अपने बेसिस पर जरूर पढ़िएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग क्या करिए, पीडीएफ को प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं तो निकलवा लीजिएगा, अदरवाइज मोबाइल में भी रखते हैं कोई दिक्कत नहीं है। यदि पीडीएफ आप लोग निकलवा लेते हैं, बुक आप लोग के पास है, तो आप लोग बुक को भी साइड में जो है पन्ना प्लॉट कर रखिए और लाइन बाय लाइन मिलाते चलिए। जो मैं बोल रहा हूँ उसमें आप लोग को बुक को लाइन बाय लाइन अंडरलाइन करते चलिएगा, तो और जो है आप लोग को बेहतरीन तरीके से रिवीजन होता चला जाएगा। तो उस प्रकार से यदि करते हैं तो आप लोग जल्दी भूल नहीं पाइएगा कोई भी पॉइंट को। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे के सेशन में। आज का सेशन कैसा रहा एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने साथी को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि हम लोग जो है इस चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिस सीरीज के माध्यम से हम लोग खान सर के पॉकेट जी के बुक को लाइन बाय लाइन रिवीजन कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि हम लोग मैराथन इस चैनल पर देख रहे हैं, यानी हर चैप्टर का एक मैराथन हम लोग देखेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आगे के सेशन में।